नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल भारतीय जनता पार्टी का कमान अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे जेपी नड्डा बंगाल जाने वाले थे, लेकिन जेपी नड्डा के बदले अमित शाह ने ही वहां जाने की तैयारी शुरू की और आखिरकार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल मिशन 190 प्लस है, उसके लिए उन्होंने मास्टर प्लान बनाया। पश्चिम बंगाल में जाकर जिस तरह से उन्होंने कई बैठकें की है, उसके बाद टीएमसी की स्थिति और भी कमजोर हो रही है। पश्चिम बंगाल की तैयारी के लिए तो 3 साल पहले ही योजना बना ली थी अमित शाह ने, इसलिए जब उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रहे थे, उसी समय से वो बंगाल की राजनीति को गहराई से देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं और वहाँ के जो उनकी टीम है उनको अपने साथ ही काम करने के लिए रखना चाहते हैं। यही कारण है कि बिहार के चुनाव को नज़रअंदाज करने के बावजूद उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी के लिए अपने आप को झोंक दिया और जेपी नड्डा जो वहाँ यात्रा करने वाले थे, दौरा करने वाले थे पश्चिम बंगाल के, उनके बदले खुद ही पश्चिम बंगाल चले गए। तो अमित शाह ने जो मास्टर प्लान बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 190 प्लस सीटें दिलवाने का एक योजना है। इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में रखी है, जिसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने दिखाई पड़ रही है। और अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जब वो मीटिंग कर रहे थे, तो उस समय ममता बनर्जी उनकी योजनाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी और ये स्थिति अभी सामने दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए सारी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। ये स्ट्रेटजी जो बनी थी वो पहले बनी थी, लेकिन अब इस मास्टर प्लान में उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है जिसमें मुकाबला जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ टीएमसी होगी, जबकि तीसरा मोर्चा वामपंथी दलों और कांग्रेस का होगा। जो वामपंथी दल और कांग्रेस इस बीच स्ट्रेटजी बना रहे हैं और दोनों के बीच गठबंधन बनने की पूरी संभावना बन गई है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। और अब एक नई योजना के साथ अमित शाह ने इस बीच जो बंगाल दौरे में पूरे मास्टर प्लान की जानकारी अपनी करीबी टीम को दी है और उसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते आधार को और मजबूत करने की योजना बताई है। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा 3 तरह से काम कर रही है। पहले योजना में पश्चिम बंगाल को जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की गई है कि किन किन मुद्दों पर अगले 6 महीने तक काम किया जाएगा और किन क्षेत्रों के मुद्दे क्या होंगे जहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ एक मजबूत संगठन बनाया जा सकता है, लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने किस तरह से और किन किन मुद्दों को ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बनाया है और उसकी योजना बनाई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है वो है करप्शन का मुद्दा। करप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रही है और उसी सिलसिले में इस बीच करप्शन को लेकर जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी 2 धड़ों में बंट गई। ममता बनर्जी के जो टीएमसी के कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, उनके ऊपर भी भाजपा ने आरोप लगाया था कि वहां पर कट मनी का मामला सबसे बड़ा है। ममता बनर्जी की सरकार अगर कोई भी योजना पेश करती है तो उसके लिए टीएमसी के लोगों को पैसा देना पड़ता है जमीनी स्तर पर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसी स्थिति हो गई कि ममता बनर्जी की पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा उठा रही है वो मुद्दा जेन्युइन है। और कई सांसद और विधायकों ने
ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना शुरू किया कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां मुद्दा उठा रही है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विधायक और सांसदों को भी इस स्थिति के बारे में ममता बनर्जी अंधेरे में रखती हैं। ममता बनर्जी के पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर ब्लॉक प्रेसिडेंट तक हैं वो इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और डायरेक्ट पार्टी के हाई कमान के पास उसकी जानकारी होती है कि उसका फंड जो मिलेगा, उनसे पैसा जो आएगा वो पार्टी में कैसे खर्च किया जाएगा। और इसलिए विधायक और सांसद उस क्षेत्र के हैं वो अपने लिए परेशान हैं कि जिस तरह से चुनाव में ये मुद्दा गहरा रहा है उससे उनकी जीत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा सामने आया अम्फान तूफान के बाद। जब अम्फान चक्रवात आया तो उस समय तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ था और उस नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई कि उन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा पैकेज दिया और ममता बनर्जी भी अपने राज्य के खजाने को खोली। लेकिन इस बीच जो सामने आई रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात को दिखाया गया, जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों का नुकसान हुआ था उन लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं है, बल्कि जिनका थोड़ा मोड़ा नुकसान हुआ था और जो टीएमसी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को उसका फायदा मिला। और ये रिपोर्ट्स कई महीनों से चलती रही और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अम्फान चक्रवात को लेकर जो घोटाले हुए हैं उसका मुद्दा उठाया। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है और गंभीरता से इस मुद्दे को उठाना चाह रही है, जिसका प्रभाव अब दिखने लगा है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा वहां है वो गवर्नेंस का है, यानी कि जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार में गवर्नेंस को लेकर सवाल उठे हैं वो एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर इस मुद्दे को उठा रही है कि ममता की सरकार में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 सालों में 100 से ज़्यादा नेता और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है और इसको लेकर राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और सारा डिटेल बताया था कि किस तरह से और कब नेताओं की हत्या की गई है। इसके अलावा जो सुशासन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, उसमें इन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या, वहां डर का माहौल और जो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति के कारण वहां पर जो गुंडागर्दी और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, इन दोनों को भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर उठाने जा रही है वो है सीएए और एनआरसी का। कैलाश विजयवर्गीय ने बता दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सीएए का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश से जो हिंदू और गैर मुस्लिम जो पश्चिम बंगाल में आकर बसे, जिनके साथ कई मायनों में अत्याचार हुआ और धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और वो भारत में आ चुके हैं, उनको अब नए कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। और ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बन रहा है, यानी कि एक तरफ इंक्लूजन और दूसरी तरफ एक्सक्लूजन का मुद्दा। यानी सीएए से उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर पश्चिम बंगाल आए हैं, तो दूसरी तरफ एनआरसी से उन लोगों को बाहर करने का रास्ता तैयार किया जाएगा जो गलत तरीके से पश्चिम बंगाल में घुस चुके हैं और जिन घुसपैठियों का मुद्दा ममता बनर्जी भी सालों तक उठाती रही है। उस मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी गंभीर हो गई है और ममता बनर्जी की सरकार खतरे में आ गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बीच
जो वहाँ के शरणार्थियों को लेकर घोषणाएं की है उसमें इस बात का सबसे ज़्यादा जिक्र है। और उन्होंने माटुआ समुदाय के लोगों के लिए अपने खजाने खोल दिए। माटुआ डेवलपमेंट बोर्ड को 10 करोड़ रुपया और नामशूद्र डेवलपमेंट बोर्ड को 5 करोड़ रुपया दिया है। और उसके साथ साथ 25,000 परिवारों को इन्होंने लैंड दी है पट्टे पे, और रिफ्यूजी कॉलोनी को अब लीगल बनाने की बात भी कही है। उसके अलावा 1,25,000 परिवारों को आगे जमीन का पट्टा देने की घोषणा भी ममता बनर्जी ने की है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को नागरिकता दे रही है, जिसके बाद ये सारी सुविधाएं ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता जा रहा है। और सीएए और एनआरसी का मुद्दा पश्चिम बंगाल चुनाव में जोर शोर से उठाया जाएगा। तो मुद्दों के बाद भारतीय जनता पार्टी के इस मास्टर प्लान में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो बात है चुनाव की रणनीति को लेकर। मुद्दे पे काम करने के साथ साथ चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, और इस रणनीति पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। इस रणनीति में एक पार्ट जो है वो 2019 के चुनाव को लेकर है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का आधार तेजी से बढ़ा और 40% वोट के साथ 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने को लेकर एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया गया। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो असेंबली सेगमेंट हैं उसका एनालिसिस भी किया गया, और उसमें जो सामने आई बातें उससे भारतीय जनता पार्टी का मोरल बूस्ट हुआ, और पता चला कि किन क्षेत्रों में भाजपा का आधार अभी थोड़ा कमजोर है, किन क्षेत्रों में मजबूत है और किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो अभी जो लोकसभा के दौरान जो असेंबली सेगमेंट को लेकर एनालिसिस आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी 129 विधानसभा सीटों पर आगे थी, जबकि जो टीएमसी है 158 सीटों पर आगे थी। लेकिन जो कुछ समय से मुद्दे आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे आए, और उसके साथ साथ सीएए के विरोध में जो ममता बनर्जी ने हिंसात्मक प्रदर्शन करवाया, उसके बाद भाजपा 129 के बदले 189 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 50 से 60 सीट जिस पर 2000 के करीब वोटों का अंतर था भाजपा और टीएमसी में, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को आगे आने की संभावनाएं बढ़ गई है। और इसके लिए भाजपा ने 2 इंटरनल सर्वे करवाए। भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी हायर की और 2 इंटरनल सर्वे अभी तक करवाई जा चुकी है, जिसमें भाजपा को 180 से 90 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही थी, उसकी संभावना थी। और इसलिए भाजपा एक और इंटरनल सर्वे अगले 2 महीने में करवाने वाली है, ताकि अप्रैल मई में होने वाले चुनाव से पहले स्थिति स्पष्ट हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने जो कमान संभाली है, उसमें इस एनालिसिस की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसी के आधार पर अब वो आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। और इसीलिए नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच, जो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ और साउथ का क्षेत्र है, उन दोनों के बीच जो असमानता भारतीय जनता पार्टी के अंदर रही है, उनके वोट बैंक को और उसके आधार को लेकर रही है, उसी गैप को पूरा करने की कोशिश में अमित शाह लगे हुए हैं। नॉर्थ बंगाल में भाजपा पहले से ही मजबूत स्थिति में रही है, और वहां की 56 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में आगे रही थी, और उसको बढ़ाकर अब 46 तक करने के लिए तैयारी की जा रही है, ताकि नॉर्थ बंगाल में जो मजबूत स्थिति है उसको और भी मजबूत किया जाए, और उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़े से मार्जिन से पीछे रह गई थी। उसके अलावा जो साउथ बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा की स्थिति पहले से कमजोर है और उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए सीएए और एनआरसी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, क्योंकि एससी और एसटी सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बढ़ाना चाहती है। यानी एससी और एसटी के लिए जो 84 सीट जो सुरक्षित है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर आगे रही थी, और टीएमसी को वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
जबकि जो भारतीय जनता पार्टी इसकी संख्या भी बढ़ाना चाहती है और इसलिए अमित शाह ने बांकुरा में अपना दौरा किया और बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में एक दलित समुदाय के व्यक्ति के यहाँ खाना खाया और दलित समुदाय के कई जो नेता हैं उनसे मुलाकात करके उन क्षेत्रों में भाजपा के आधार को और मजबूत करने की बात कही और उसकी रणनीति पर चर्चा की गई। तो उनमें से जो 84 सीट एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए जो सुरक्षित है, एससी और एसटी सुरक्षित सीटें, उसमें से भाजपा 46 को बढ़ाकर 55 प्लस करना चाहती है और इसलिए ये रणनीति अमित शाह ने वहाँ पर बनाई है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा और देखा है और जो पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों के अलावा जो सीमाई क्षेत्र है, मतलब जहां पर दूसरे राज्यों से सीमा लगती है उसकी, उन सीमाई क्षेत्रों में भी उस स्टेट के नेताओं का उपयोग करने के लिए एक पूरी योजना तैयार की गई है। जैसे उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है, जो वहां पर जो उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पश्चिम बंगाल के सीमाई क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, वहां के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे और उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करेंगे। उसी तरह से झारखंड, उसी तरह से बिहार, ये और नॉर्थ ईस्ट, ये 3-4 जो क्षेत्र राज्य हैं उन जगहों पर भी वहां के नेताओं का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। तो ये पूरा मास्टर प्लान जो अमित शाह ने बनाया है उसमें एक और मुद्दा है और वो मुद्दा है हिंदी स्पीकिंग पीपल और जो बंगाली स्पीकिंग है, यानी कि बांग्ला भाषी और हिंदी भाषियों के बीच ममता बनर्जी ने जो दरार पैदा की है उसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई टीएमसी के नेता भाजपा में शामिल हुए, उसमें एक बड़ा नाम अर्जुन सिंह का था और अर्जुन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। अर्जुन सिंह के अलावा सौमित्र खान, मुकुल राय, ये सारे लोग भाजपा में आए थे और इसमें से जो लोकसभा का चुनाव लड़े वो जीते भी। अर्जुन सिंह भी सांसद है और इस बीच जो हंगामा हुआ था मनीष शुक्ला हत्याकांड को लेकर, उसमें अर्जुन सिंह, मुकुल राय, सौमित्र खान, ये सारे लोग शामिल थे और अर्जुन सिंह ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। उनको भी एक बड़ी भूमिका दी जा रही है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जहां पर हिंदी भाषियों का जनसंख्या ज़्यादा है उन क्षेत्रों में। कलकत्ता, हावड़ा, ऐसे जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग योजना बनाई है क्योंकि नॉर्थ कोलकाता के क्षेत्रों में जहां 7 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वहां पर 38% जनसंख्या जो है वो हिंदी भाषी लोगों की है और उसमें से 25% से ज़्यादा बिहार के लोग हैं और उन लोगों के लिए भी अलग योजना बनाई गई है ताकि उस जगह पर जिसको पिछले दिनों ममता बनर्जी ने उस खाई को बढ़ाया था उसका फ़ायदा उठाया जा सके। जब ममता बनर्जी ने कहा था कि जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी बोलते हैं, राजस्थान में जाते हैं राजस्थानी बोलते हैं, तो यहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं उनको बांग्ला ही बोलना चाहिए, यानी कि किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना पश्चिम बंगाल में गुनाह हो जाएगा। ऐसी स्थिति का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और इसलिए इस मामले को भी कुछ क्षेत्रों में अंदर से उठाया जाएगा जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा और इस पूरी योजना के बाद भारतीय जनता पार्टी का मिशन 190 प्लस पूरा होने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो अप्रैल मई में चुनाव होगा उसके लिए अमित शाह ने इस योजना पर काम करना अभी से ही शुरू कर दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।